हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस.com। मैं आलोक सर आज आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का क्लास 3 लेकर आया हूं। हम लोगों ने क्लास 1 में ये पढ़ा था कि ज्योग्राफी है क्या। हम लोगों ने क्लास 2 में कॉस्मोस दैट मीन्स ब्रह्मांड की बातों को सीखा था। आज मैं बात करूंगा आप लोगों से क्लास 3 में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ब्रह्मांड में खगोलीय पिंड जो हैं वो कौन कौन से होते हैं और इनके क्या क्या योगदान होते हैं और ये किस किस रूप के दिखाई पड़ते हैं। आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं हेवेनली बॉडीज, खगोलीय पिंड। स्टूडेंट ध्यान रखना, ब्रह्मांड में हमने पाया था कि ब्रह्मांड जो है इतना बड़ा है कि उसमें हमारा सौर मंडल जो है ऐसे ऐसे ना जाने कितने सौर मंडल वहां पे मौजूद होंगे। इसी प्रकार खगोलीय पिंड में भी कई ग्रह, उपग्रह, आकाशगंगा, उल्का पिंड, ठीक है। उसके अलावा हम लोग बात करें तो कई ऐसे सिस्टम्स जिसमें हम लोग कहते हैं धूमकेतु, क्यूवर्स बेल्ट, ये तमाम चीजें यहाँ पर मौजूद होते हैं और उन तमाम चीजें, चूंकि वो तमाम चीजें खगोल में मौजूद हैं, इसलिए हम लोग उसे खगोलीय पिंड के नाम से जानते हैं। हम और आप जानते हैं कि जो भी चीजें ब्रह्मांड में मौजूद हैं उन तमाम चीजों को हम पिंड के नाम से ही जानते हैं। आइए आज चर्चा करेंगे उन खगोलीय पिंड्स का जो ब्रह्मांड में मौजूद होते हैं। आइए देखते हैं, सबसे पहला हम लोग बात करेंगे पहला पॉइंट्स का जिसका नाम है आकाशगंगा। पहला खगोलीय पिंड में हम चर्चा करने जा रहे हैं आकाशगंगा, दैट मीन्स गैलेक्सी की हम बात करेंगे। और इस गैलेक्सी को हम लोगों ने, हालांकि आकाशगंगा का हमने लास्ट वीडियो में आप लोगों से चर्चा किया था, लेकिन इसे मैं फिर से हिंट्स में यहाँ पे डाल देता हूं जिससे आपको खगोलीय पिंड को समझने में आसानी मिलेगी। हम लोग गैलेक्सी के लिए एक वर्ड और कहे थे कि इसे हम लोग प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। देखते हैं आकाशगंगा क्या है। हमने चर्चा में बताया था आपको कि आकाशगंगा दैट मीन्स तारों का समूह। ग्रुप ऑफ स्टार के तौर पर हम आकाशगंगा को जानते हैं। हमने ये भी पाया था किस प्रकार से आकाशगंगा में गैस के बादल होते हैं और गैस के बादल से तारों का निर्माण होता है। तो यहाँ पे याद रखना, बादल होते हैं, मैंने आपसे क्या कहा, बादल होते हैं, गैसों के बादल होते हैं। ध्यान रखना बादल कितने होते हैं, तो आकाशगंगा में याद रखिएगा 98% जो होते हैं वो बादल होते हैं और 2% जो होते हैं वो धूल होते हैं। 98% तक गैसों के बादल जो है वो आकाशगंगा में पाए जाते हैं। कौन से बादल पाए जाते हैं, गैसों के बादल, जो टोटली इलेक्ट्रॉन चार्जेबल होता है, गैसों के बादल होते हैं। आकाशगंगा में चूंकि तारा का निर्माण होता है इसलिए हम लोग यहाँ पर एक वर्ड कहते हैं तारों के समूह के तौर पे भी जानते हैं। हमने देखा था कई आकाशगंगा के बारे में, हमने लास्ट वीडियो में देखा लार्ज मैकेनिकल सिस्टम, लघु मैकेनिकल सिस्टम, उर्सा माइनर सिस्टम, ड्रेको माइनर सिस्टम्स जैसे कई आकाशगंगाओं पे हमने चर्चा किया था कि बहुत सारे आकाशगंगा में कई तरह के आकाशगंगा के में पाए जाते हैं। अब मैं बात करूंगा, हमने वहां भी बताया था आपको कि स्ट्रक्चर जो है वो आकाशगंगा का अलग अलग होता है। आइए बहुत सारे आकाशगंगा, मैं फिगर बना देता हूं जिससे आपको चीजों को समझने में सहूलियत होगा। कई सारे आकाशगंगा ब्रह्मांड में मौजूद हैं, जिनमें कुछ का नाम हम लोग बात कर रहे थे, लार्ज मैकेनिकल सिस्टम की बात की गई थी, ड्रेको माइनर सिस्टम की बात की गई थी, उर्सा माइनर सिस्टम की बात की गई थी। ये तमाम कई आकाशगंगाएं यहाँ पे मौजूद रही थी। अब मैं चर्चा करूंगा कि भाई इसकी आकार कैसी होती है। आकाशगंगा की आकार दैट मीन्स स्ट्रक्चर कैसा होता है।
ध्यान रखिएगा, मुख्य तौर पर आकाशगंगा से ये क्वेश्चंस आता रहता है कि आकाशगंगा की आकृति जो है वो किस कैसी होती है। आकाशगंगा की आकृति की बात करें तो सबसे पहली आकृति जो होती है वो हम लोगों का होता है सर्पिल। सर्पिल दैट मीन्स सांप के तरह इसकी आकृतियां होती है, जो पूरी तरीके से सर्पिलाकार स्वरूप में ये दिखाई पड़ता है। कहा जाता है पूरे आकाशगंगा के हिस्सा में अगर हम बात करें तो 1/4 हिस्सा जो है आकाशगंगा का आकृति का 1/4 भाग जो होता है वो सर्पिलाकार के तौर पर देखा जाता है। इसी सर्पिलाकार में हम लोग जानते हैं, कई बार एक क्वेश्चन एग्जाम में आपका आता है कि पृथ्वी किस आकाशगंगा का भाग है। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं, एक आकाशगंगा की बात हम लोग करते हैं जिसका नाम है दूध मेखला, या फिर इंग्लिश में इसके लिए हम लोग बोलते हैं मिल्की वे। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिल्की वे। ध्यान रखना, ये दूध मेखला या मिल्की वे नामक आकाशगंगा जो है इसी का हिस्सा हमारा पृथ्वी है, और ये जो है इसका आकार जो हम लोगों का होता है वो सर्पिलाकार के तौर पर होता है, क्योंकि ये 1/4 हिस्सा इसी प्रकार के आकाशगंगाओं की आकृतियों के तौर पर जाना जाता है। इसके अलावा एक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं एंड्रोमांडा। एंड्रोमांडा नामक भी आकाशगंगा जो होता है इसी आकृति का दैट मीन्स सर्पिलाकार के रूप में जाना जाता है। आइए हम चर्चा कर रहे थे क्या कि आकाशगंगा की आकृति जो है वो 3 रूप का होता है। इस 3 रूप में हमने देखा, पहला रूप सर्पिलाकार की बात किया, दूसरा मैं बात करूंगा जो कहलाता है दीर्घवृत्तीय। क्या कहलाता है? दीर्घवृत्तीय। ठीक है, आमतौर पर जैसे ही हम दीर्घवृत्तीय की बात करते हैं, यहां भी क्वेश्चंस में कई बार आता है, दीर्घवृत्तीय को एक और नाम से हम बोल सकते हैं कि ये अंडाकार स्वरूप का दिखाई पड़ता है। किस स्ट्रक्चर्स में दिखाई पड़ता है? ये अंडाकार स्वरूप के तौर पर ये जो है वो दिखाई पड़ता है। और पूरे पृथ्वी की बात की जाए तो जितने भी अधिकांश जो पुराने तारे होते हैं, अधिकांश जो पुराने तारे होते हैं वो तमाम पुराने तारे जो है वो इसी आकाशगंगा के तौर में पाए जाते हैं। अधिकांश पुराने तारे जो हैं वो इस आकाशगंगा के हिस्सा के तौर पर जाना जाता है। अब मैं बात करूंगा तीसरे आकाशगंगा के स्ट्रक्चर्स का, जो कहलाता है अनियमितता। अनियमितता के नाम से ये तीसरा आकाशगंगा का स्ट्रक्चर जाना जाता है। पूरे आकाशगंगा का यहाँ पे मैंने कहा था क्या 1/4 हिस्सा है, और ये जो है वो 1/10 हिस्सा जो होता है वो अनियमितता आकार के होते हैं। इसमें जो होता है वो नए तारे यहाँ पर निर्मित होते हैं। नए तारे यहाँ पर निर्मित होते हैं। ध्यान देना, पुराने तारे का अधिकांश हिस्सा किस स्ट्रक्चर का होता है? दीर्घवृत्तीय होता है या अंडाकार हम बोल सकते हैं, और नए तारे जो होते हैं वो अनियमित तौर पर यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, हम लोग चर्चा कर रहे थे क्या, पहला खगोलीय पिंड के तौर पर आकाशगंगा की बातों को हमने रखा। अब मैं बात करूंगा दूसरा पॉइंट इसका खगोलीय पिंड में, जिसका नाम है तारामंडल, जिसे हम लोग तारामंडल के नाम से जानते हैं। एक्सक्यूज मी, मैं तब तक थोड़ा सा इंक दे दूं। ठीक है, मैं बात कर रहा था क्या दूसरे खगोलीय पिंड के तौर पर, जिसका नाम है तारामंडल। तारामंडल जिसे हम लोग इंग्लिश में कंस्टलेशंस कहते हैं। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं इस आकाशगंगा का क्या कंडीशंस होता है, सॉरी इस तारामंडल की भूमिकाओं की बात करते हैं। देखिए, आकाशगंगा में मैंने आपसे भी तुरंत कहा तारों का समूह, कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा आप कंफ्यूज करोगे, क्योंकि तारामंडल के लिए भी मैं यही वर्ड इस्तेमाल करूंगा, तारों का समूह। मतलब आकाशगंगा के लिए भी ग्रुप ऑफ स्टार्स की बात की गई, और तारामंडल के लिए भी मैं यही लाइन लिख रहा हूं, तारों का समूह, दैट मींस ग्रुप ऑफ स्टार। कंफ्यूजन आया ना कि सर पॉइंट्स दोनों का अलग रख रहे हैं, आकाशगंगा आप बोल रहे हैं और आप तारामंडल बोल रहे हैं, लेकिन दोनों के लिए जो आप वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं वो तारों का समूह कर रहे हैं। बिल्कुल कंफ्यूजन आना भी चाहिए, लेकिन ध्यान देना
वहां पे मैं चर्चा किया था क्या, तारों का समूह, यहां भी तारों का समूह, लेकिन वहां पे जो तारे हैं उसका कोई शेप नहीं है, जबकि तारामंडल के जो तारे होते हैं, इनके जो तारों का समूह होता है वो एक विशेष आकृति, दैट मीन्स इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो स्पेशल होता है। ये एक आकृति मतलब एक तरीके से अरेंज किया हुआ होता है, अरेंज किया हुआ होता है। तारों का जो समूह होता है उसको हम लोग तारामंडल के नाम से जानते हैं। अब कंफ्यूजन नहीं ना होगा। चलो अगर कंफ्यूजन होता भी है थोड़ा और क्लियर कर देता हूं। देखना, जब हम क्लासरूम में बैठे होते हैं तो क्लासरूम में बेंच और टेबल मौजूद होता है, बिल्कुल सही। लेकिन अगर हम बेंच और टेबल को सीरीज वाइज अगर सजाते हैं तो वो क्लासरूम जैसा दिखता है, लेकिन अगर वही बेंच और टेबल एक दूसरे के ऊपर चढ़ा कर रख दे तो क्या वो क्लासरूम लगेगा? नहीं, वो स्टोर रूम लगेगा। बस यही डिफरेंस यहां भी है। लेकिन दोनों, चाहे वो स्टोर रूम में बेंच और टेबल एक दूसरे के ऊपर डिसअरेंज करके रखा गया है तो वो स्टोर रूम कहलाया, लेकिन वही बेंच और टेबल अगर क्लासरूम में अरेंज करके रखा गया है तो वो क्या कहलाएगा? तारामंडल कहलाएगा। बस इतना ही अंतर आप समझ लो कि अगर अरेंज किया हुआ है एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स के रूप में है तो वो तारामंडल है, वो तारों का समूह, और अगर डिसअरेंज के तौर पर तारों का समूह मौजूद है तो वो आकाशगंगा के तौर पर जाना जाता है। आइए देखते हैं वर्तमान समय में तारामंडल की जो संख्या निर्धारित है वो वर्तमान समय में 89 तारामंडल जो है वो पाए जाते हैं। 89 तारामंडल की मौजूदगी होती है। जिस तारामंडल की मैं बात कर रहा हूं यहां पे चलो मैं कुछ आकृति आपको दे देता हूं। जैसे इस रूप में एक तारामंडल मौजूद होता है जिसको हम लोग सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं। जरूर ना आप लोग सुने होंगे सप्तऋषि तारामंडल का, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा जो तारामंडल होता है वो तारामंडल हम लोगों का होता है हाइड्रा। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आया है। हाइड्रा सबसे बड़ा तारामंडल के तौर पर जाना जाता है। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा हो गया? हाइड्रा हो गया। इसके बाद जो तारामंडल आता है वो आता है हम लोगों का सेंटोरस नामक तारामंडल आता है, जेमिनी आता है, लियो आता है, ये कई अन्य तारामंडल है। नंबर 1 पे याद रखना हाइड्रा होता है और नंबर 2 पे जो है वो सेंटोरस होता है। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, उसके बाद जो होता है वो सेंटोरस को हम लोग जानते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कुछ और तारामंडल, जैसे हम लोग बोलते हैं ध्रुव तारामंडल, ध्रुव तारा हम लोग कहते हैं। ये तमाम चीजें जो होती है वो तारामंडल के तौर पर जाने जाते हैं। और भी कई चीजें जैसे हरकुलिस है, बहुत सारे तारामंडल, लेकिन आई मैंने चर्चा की आप लोगों से। और एक हो जाएगा हरकुलिस जैसे तारामंडल जो है, कई तारामंडल यहाँ पे मौजूद होते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत नहीं? क्लियर हो गया ना? आकाशगंगा भी तारों का समूह था और तारामंडल भी तारों का समूह है, लेकिन दोनों के बीच का अंतर में कोई कंफ्यूजन है? गुड, ठीक है। अब मैं बात करने जा रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट का, जो हम लोगों को कहलाता है खुद तारा। स्टार। इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिफाइन किया था कि तारों का निर्माण कैसे होता है, तारों का जीवन कब समाप्त होने लगता है, इन तमाम चीजों पर हमने चर्चाएं की है। अब मैं बात करने जा रहा हूं इसके बाद एक वर्ड जो कहलाता है क्वेशर। ठीक है, क्या कहलाता है? क्वेशर। क्वेशर, ठीक है। ये भी खगोलीय पिंड के तौर पे होता है। देखिए क्वेशर की जब बात कर रहे हैं, क्वेशर को सबसे पहली बार साइंटिस्टों के द्वारा 1962 को खोजा गया था।
कब खोजा गया था? 1962 को। आइए देखते हैं ये दिखता कैसा है। ध्यान देना, ये इस स्ट्रक्चर के तौर पर हम लोगों को खगोलीय पिंड में के रूप में देखा जाता है, जिसे 1962 में खोजा गया था। क्वेसर जो है वो आकाश में आकाश गंगा से छोटा होता है। ये भी अपने आप में हम ये कह सकते हैं कि भाई तारों का समूह है, लेकिन ये जो है उसका आकार जो होता है क्वेसर का, ये आकाश गंगा से ये जो होता है ये छोटा होता है, और पूरी तरीके से इसमें अधिक मात्रा में इसमें ऊर्जा का मात्रा है ना, आकाश गंगा से भले ये छोटा है, लेकिन ये जो है अधिक ऊर्जा, यहां कह सकते हैं अधिक मात्रा में ऊर्जा को ये क्रिएट करता है। दैट मींस ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। कोई कंफ्यूजन नहीं? क्वेश्चन क्या है, दिख रहा है कैसा, समझ में आ रहा है आप लोगों को? बोर्ड फिगर से खोज कब की गई इसकी? 1962 में इसकी खोज की गई। ठीक है, आकाशगंगा से छोटा होता है, लेकिन अधिक मात्रा में ये ऊर्जा का उत्सर्जन जो है वो करता है। अब मैं बात करूंगा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक का, जो हम लोगों का कहलाता है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह, ध्यान देना, क्षुद्र ग्रह को हम लोग एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। क्षुद्र ग्रह के लिए जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो एस्ट्रॉइड्स के नाम से हम लोग जानते हैं। क्षुद्र ग्रह, कई बार ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जामिनेशन हॉल में हमेशा आता रहता है। स्टूडेंट ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस कई बार आपसे पूछा है कि क्षुद्र ग्रह कहां पाया जाता है। ठीक है, और हम लोगों का ऑप्शंस में मंगल और बृहस्पति के बीच जो है वो क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। एक्चुअली मंगल और बृहस्पति के बीच का मतलब ये हो गया कि हम जानते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग बनाएंगे वो प्लैनेट का बनाएंगे, जिसमें हम लोग सौरमंडल को पूरी तरीके से समझेंगे। आप लोग लगातार क्लासेस को लेने के लिए चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। ठीक है, ताकि आप लोगों को हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब मैं बात कर रहा हूं क्या? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह जो पाया जाता है वो दो ग्रहों के बीच, डेट मीन्स मंगल और बृहस्पति, इंग्लिश में बोलेंगे तो मार्स एंड जुपिटर के बीच में छोटे छोटे आकाशीय पिंड जो हैं वो दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें हम लोग क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। ये इतना छोटा होता है, जिसे हम लोग एक और नाम देते हैं लघु ग्रहिकाएं के नाम से भी हम लोग क्षुद्र ग्रह को जानते हैं। क्या होता है, क्षुद्र ग्रह इतना छोटा होता है कि हम लोगों को नॉर्मली वो नग्न आंखों से नहीं दिखाई देता है, लेकिन एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। नग्न आंखों से देखे जाने वाला क्षुद्र ग्रह जो है उसका नाम है फोरवेस्टा। क्या नाम है? फोरवेस्टा। कई बार ये क्वेश्चंस आपके पीसीएस में पूछा गया है, स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन हॉल में, कि क्षुद्र ग्रह कौन सा ऐसा है जिसे हम नग्न आंखों से देख पाते हैं। कौन सा हो गया वो? फोरवेस्टा नामक जो क्षुद्र ग्रह है उसे हम नग्न आंखों से देख पाते हैं। एस्ट्रॉइड्स एक ऐसा वर्ड है कि जो पृथ्वी की ओर जब आकर्षित होता है तो वो पृथ्वी से टकराता है। ऐसे भी अभी कुछ दिन पहले हम लोग बार बार चर्चा कर रहे थे कि एक एस्ट्रॉइड जो है वो आ रहा है पृथ्वी की ओर। ठीक है, तो ये आकर पृथ्वी से टकराता है, और इसका एक परिणाम भी हमारे भारत में ही दिखता है, जिसमें टकराने के बाद एक झील बन पाया था जिसका नाम है, महाराष्ट्र में एक झील हम लोग पढ़ते हैं, लोनार झील। महाराष्ट्र का लोनार झील जो है, इसका एक परिणाम के तौर पर इसका उदाहरण देखा जाता है। पृथ्वी से वो एस्ट्रॉइड आकर टकराया था, जिससे महाराष्ट्र में लोनार झील का निर्माण हो पाया था।
अब मैं नेक्स्ट खगोलीय पिंड की ओर आता हूं जिसका नाम है क्यूबर बेल्ट। ठीक है, क्या नाम है इसका? क्यूबर बेल्ट। क्यूबर बेल्ट जो हम लोगों का होता है ये पूरी तरीके से क्यूबर बेल्ट जो हम लोगों का होता है वो एक छल्ले के तरह दिखाई पड़ता है। ध्यान देना, इसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, इमेजिन लोग फिगर बना देते हैं जिससे आप लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर्स में हम लोगों का ये क्यूपर बेल्ट जो है वो दिखाई पड़ता है। कहा जाता है ये क्यूपर बेल्ट जो है वो पहली बार इस चीज के बारे में बताया गया था कि ये धूमकेतु के तरह, धूमकेतु दैट मींस कॉमेट्स के तरह ये भी एक स्ट्रक्चर्स के तौर पर देखा जाता है और ये क्षुद्र ग्रह के समान ही हम लोगों को दिखाई पड़ता है। क्षुद्र ग्रह जैसा हम लोगों को ये दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो कहलाता है हम लोगों का धूमकेतु दैट मींस कॉमेट्स। ठीक है, धूमकेतु दैट मींस क्या आएगा? कॉमेट्स। ध्यान देना, नाम में ही है धूम। हम यहाँ पे बहुत इजी वे में एकदम कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझ सकते हैं। धूम, एक फिल्म आया था ना धूम मचाले, मतलब यहाँ पे हम धूम के लिए एक वर्ड कर सकते हैं डस्ट, दैट मीन्स धूल। इस धूमकेतु में धूलकण, बर्फ जैसे तत्व जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे थे क्या कि ये पूरी तरीके से इसमें एक वर्ड कहा जाता है कि ये हमेशा इसकी जो पूंछ होती है इसका बैक साइड जो होता है वो सूर्य के तरफ होता है। ये देखते हैं दिखता कैसा है, देखो ध्यान देना, फिगर पे अच्छे से ध्यान देना। किस रूप में ये हम लोगों को दिखाई पड़ता है? धूमकेतु के लिए ये कहा जाता है कि इसका पूंछ जो होता है वो हमेशा सूर्य के तरफ होता है और यह प्रत्येक 76 वर्ष के बाद, 76 वर्ष बाद दिखाई पड़ता है। ठीक है, 76 वर्ष के बाद जो है ये दिखाई पड़ता है। यहां से क्वेश्चंस कई बार आपके एग्जामिनेशन हॉल में आया है जिसमें एक धूमकेतु का नाम है हैली पुच्छल तारा। हैली पुच्छल बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट एज ए एग्जाम, क्योंकि बहुत बार ये हैली पुच्छल्स के बारे में क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछा जाता है। हैली पुच्छल ये जो है 1986 में दिखाते, यही लाइन एकदम पूछता एग्जाम में, दिखाता। ठीक है, एकदम ये गारंटेड लाइन है, कभी मत भूलना स्टूडेंट्स। हैली पुच्छल कब दिखा था? 1986 में दिखा था और हर 76 वर्ष के बाद दिखेगा। मतलब हम लोग अगर यहाँ पे +76 कर दे तो हमको ये पता चल जाएगा कि भविष्य में कब दिखेगा, क्योंकि भविष्य में कब दिखेगा ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आता रहता है। ठीक है, 6 और 6 में जुटा कितना हो जाएगा? 12 का 2, 1 8 1 9, 9 7 16, 2 और 0, दैट मीन्स 2062 ईस्वी में, 2062 ईस्वी में अब हैली पुच्छल तारा जो है वो दिखाई पड़ेगा। स्टूडेंट्स बहुत बारीकी से मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों को पढ़ाऊं ताकि आपका कोई भी एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। आप इस चैनल्स के बारे में अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को बताएं ताकि इसका लाभ तमाम स्टूडेंट्स को मिल पाए। ठीक है, अब मैं बात करने जा रहा हूं, ये तो हो गया हैली पुच्छल की बातें, लेकिन क्या केवल हैली पुच्छल ही धूमकेतु के तौर पे है? ठीक है, एग्जाम में आता है एक्सेप्टेड, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि केवल हम एक ही पढ़े। कई और भी धूमकेतु जो फेमस हैं उन पर चर्चा करते हैं हम लोग। जैसे कई और धूमकेतु हैं जिनमें एक का नाम है टेम्पल, एक का नाम है फॉब्स। ठीक है, ये कई और भी धूमकेतु मौजूद होते हैं। एक का नाम है हेलीवॉप, ठीक है, और एक तो हम लोग हैली पुच्छल को देख ही रहे हैं।
क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोगों का धूमकेतु जो है वो हम लोगों का क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक का, जिसका नाम है उल्का। उल्का जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेट्रस। ठीक है, हम लोग बात करेंगे उल्का का। उल्का क्या है, ध्यान देना, आकाश में एक ऐसा पदार्थ जो चमकीला होता है। आकाश में एक ऐसा पदार्थ जो चमकीला होता है और काफी भारी होता है। भारी होने के पीछे का वजह क्या है, इसमें लोहा और निकेल जैसे तत्व पाए जाते हैं। लोहा और निकेल जो है वो पाया जाता है। कहा जाता है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, ठीक है, पृथ्वी में जानते हैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, और जैसे उल्का पिंड की अपनी शक्ति जो है वो खत्म होनी शुरू हो जाती है तो ये पृथ्वी की ओर आना शुरू करता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये जो है क्या होगा, पृथ्वी की ओर आना शुरू करेगा, कोई दिक्कत नहीं। और हम जानते हैं पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वायुमंडल है। पृथ्वी के चारों ओर क्या है भाई, स्टूडेंट्स एकदम फिगर को अच्छे से समझना, पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वायुमंडल है, डेट मीन्स एटमॉस्फेयर है। जैसे यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण शक्ति का कारण आना शुरू करता है तो ये वायुमंडल से टकराता है, और वायुमंडल से जब ये टकराता है तो ये जलना शुरू हो जाता है। ठीक है, वायुमंडल से जब ये टकराता है तो ये जलना शुरू हो जाता है, और ये जब जलता है तो हम लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि रात में तारा टूटकर गिर रहा है। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि रात में टूटते हुए तारों के तौर पर क्या प्रतीत होता है, या रात में टूटते हुए तारों के रूप में क्या प्रतीत होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना। उल्का एक चमकीला पदार्थ है जिसमें लोहा और निकेल पाया जाता है। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति मौजूद है। जैसे ही उल्का कमजोर पड़ता है तो ये पृथ्वी अपनी ओर से आकर्षित करता है, किस शक्ति के कारण, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, और ये वायुमंडल में प्रवेश करता है तो ये जलने लगता है, और जलते हुए हम लोगों को महसूस होता है कि ये रात में टूटता हुआ तारों के तौर पे हम लोगों को ये दिखाई पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये क्लास आज का कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएं, और लगातार मेरे क्लासेस को लेने के लिए अपने चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे आपका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को कल लेकर आऊंगा जिसका नाम होगा सौर्य मंडल। ठीक है, सोलर सिस्टम्स के बारे में हम लोग सूर्य और तमाम ग्रहों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।